गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में आपको जो है डीएलएड 4th सेमेस्टर के आरंभिक स्तर पर पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता विकास का जो है हमने आपको गहन पठन के बारे में बताया था। गहन पठन के बारे में हमने गहन पठन कैसे किया जाता है, गहन पठन की विशेषताएं क्या होती हैं, या गहन पठन के छात्रों के जीवन में इसकी उपयोगिता, इसकी महत्व क्या है, तो हमने आपको गहन पठन के बारे में बताए थे। अब हम आपको जो है व्यापक पठन के बारे में बताएंगे कि व्यापक पठन क्या है और व्यापक पठन की अवधारणा क्या है। तो व्यापक का मतलब, जैसे गहन का मतलब होता है गहराई से या गंभीर होकर पठन करना, उसी तरह व्यापक का मतलब होता है विस्तृत रूप से, मतलब काफ़ी इसका जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी जो है बड़े क्षेत्रफल में जाकर जो है इसका पठन करना पड़ता है और अध्ययन करना पड़ता है छात्रों को। तो उसी प्रकार आज का टॉपिक हमारा जो है व्यापक पठन की अवधारणा है। तो व्यापक पठन की अवधारणा में हम देखेंगे कि इसके पठन करने की विधि क्या है या छात्रों में किस प्रकार जो है विकास किया जाता है। तो व्यापक पठन से आशय पाठ्यवस्तु की भावात्मक एवं कलात्मक पक्ष दोनों के पठन से है। मतलब जो व्यापक पठन का आशय जो होता है वो एक पक्ष से नहीं होता है, ये दोनों पक्ष से होता है। एक भावात्मक पक्ष से होता है और दूसरा हमारा क्या है, कलात्मक पक्ष से होता है। मतलब जो पठन हम जिस पाठ्यवस्तु को धारण करते हैं या उसके विषय में पढ़ते हैं, तो वो क्या है कि उसके भावों को, उसके आंतरिक भावों को, या चाहे कहानी हो, नाटक हो, जो भी है, जिस पाठ्यवस्तु को हम पढ़ने शुरू करते हैं या पढ़ना प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले हम भाव को भी देखते हैं। भाव के साथ साथ पढ़ने की जो कला है, ये दोनों पक्ष से ही पठन होता है, न कि आप एक पक्ष से पठन कर सकते हैं। जैसे आप सोचिए कि हम भावात्मक ही ढंग से पठन करें व्यापक रूप से, तो वो संभव छात्रों में नहीं हो सकता। अगर हम व्यापक रूप से जो पठन कर रहे हैं या छात्र व्यापक रूप से पठन करना चाहता है, तो इसके दोनों पक्ष ही पठन से जो है संबंधित होते हैं। भावात्मक पक्ष से भी संबंधित होते हैं और कलात्मक पक्ष से। पढ़ने के ढंग, जैसे कलात्मक का मतलब कला होना चाहिए। जो जब मैं पाठ्यवस्तु को पढ़ना प्रारंभ करते हैं या छात्र पढ़ना प्रारंभ करते हैं, तो उसमें यह देखा जाता है कि जो अर्थ, जिस शब्द का अर्थ निकल कर आ रहा है सामने, उसके साथ साथ हमें जो पढ़ने की कला है, हमें कहाँ पे विराम, कहाँ पर विराम चिन्ह की और जो है गति, हम कैसे पढ़ सकते हैं, हमारे पढ़ने की गति ठीक ठाक होनी चाहिए, विराम चिन्ह को देखकर पढ़ना चाहिए, अर्ध विराम कहाँ लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ लगा है। मतलब ये सारी कला को जो है भाव के साथ साथ ये सारी चीज़ें हमें अभी जो है प्रदर्शन करना पड़ता है। तो ये दोनों के साथ चलता है। ये जब हम व्यापक पठन या छात्र जब व्यापक पठन पाठ्यवस्तु को धारण करता है, तो इस समय क्या होता है कि भाव और कला दोनों पक्ष से ही पठन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत छात्रा या छात्र, इसके अंतर्गत छात्र एक ओर पाठ्यवस्तु के भाव को ग्रहण करता है और वहीं दूसरी ओर पाठ्यवस्तु की भाषा शैली एवं व्याकरण की दृष्टि से परीक्षण भी करता है। कहने का मतलब यह है कि जब छात्र किसी पाठ्यवस्तु को पढ़ना प्रारंभ करता है, तो उसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि छात्र जो पठन कर रहा है वो पाठ्यवस्तु की एक ही पक्ष को नहीं देखता है। हमने कहा जैसे कलात्मक और भावात्मक, एक ही पक्ष को नहीं, छात्र एक और पाठ्यवस्तु के भाव को देखता है, मतलब जो कहानी पढ़ रहा है या जो पाठ्यवस्तु की आधार है उसके भाव को भी ग्रहण करता है पढ़ने के साथ साथ। वहीं दूसरी ओर पाठ्यवस्तु की जो भाषा शैली है, हमने कहा भाषा, उसके जितने भी भाषा उसमें लिखे गए हैं उस शैली एवं व्याकरण की दृष्टि से परीक्षण भी करता है। तो भाषा शैली एवं व्याकरण की दृष्टि से परीक्षण करना,
यह देखा जाता है कि व्याकरण की दृष्टि से जो भाषा शैली इसमें लिखा गया है, जो भाषा शैली का प्रयोग किया गया है, क्या वह सही है, उस दृष्टि से वह क्या करता है, उसका परीक्षण करता है। भाव को ग्रहण करने के साथ साथ भाषा शैली और व्याकरण की दृष्टि से उसका क्या करता है, वह परीक्षण करता है, तभी वह जाकर व्यापक पठन सफल कर पाता है या सफल हो पाता है। तो इस प्रकार जो है व्यापक पठन भी उच्च स्तरीय व्यवस्था से संबंधित होता है। व्यापक पठन ये नहीं है कि हम प्रारंभिक स्तर पर जो है बच्चे पढ़ना शुरू करेंगे। प्रारंभिक स्तर पर कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो बच्चे होते हैं वो व्यापक पठन नहीं कर पाते हैं, उन्हें तो प्रारंभ कराया जाता है। लेकिन उच्च स्तरीय पर क्या होती है, इसकी व्यवस्था उससे संबंधित होती है। जैसे हायर एजुकेशन ले लीजिए, तो हायर एजुकेशन में क्या है कि बच्चा व्यापक पठन ही करता है, जिसे थारो स्टडी भी बोलते हैं। व्यापक पठन से उनको जो है पाठ्य वस्तु की पूरी जानकारी होती है और उनके पास भाव और कला, पढ़ने की जो कला होती है वो साथ साथ उसके साथ संबंधित होता है और उसके साथ साथ छात्र का विकास भी होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए, परंतु इसका विकास धीरे धीरे छात्रों में प्राथमिक स्तर से ही करना चाहिए। कहा गया ना कि जैसे उच्च स्तरीय पे तो इसकी व्यापक पठन की व्यवस्था होती है, इससे संबंधित तो होता ही है, लेकिन इसका विकास धीरे धीरे, इसका विकास जो है धीरे धीरे छात्रों में प्राथमिक स्तर से ही करना चाहिए। क्योंकि प्राथमिक स्तर से जब बच्चे जाते हैं तो वहाँ अक्षरों का बोध कराया जाता है और वाक्यों का बोध कराया जाता है, शब्दों का बोध कराया जाता है, भाषा का बोध कराया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि व्यापक पठन में छात्रों को पहले प्राथमिक स्तर पर उनका विकास करने के लिए धीरे धीरे प्राथमिक स्तर पर उन्हें क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। जैसे कोई छोटी छोटी कविता हो गई, कहानी हो गई, तो क्या करता है छात्र, उसे क्या करेगा, उसको उसे पढ़ावाना चाहिए। कक्षा में शिक्षक को चाहिए कि छात्र को खड़ा करके उसको अध्ययन कराना चाहिए, उसे पढ़ाना चाहिए। तो जब वो छोटे छोटे या वाक्यों को पढ़ेगा, भाषा शैली को जानेगा, तभी वह उच्च स्तरीय पर जो है व्यापक पठन करने में सफल हो पाएगा। अगर वो प्राथमिक स्तर पर यह विकास नहीं देखा जाता है बालकों में और नहीं छात्र कर पाते हैं या शिक्षक नहीं कराता है प्राथमिक स्तर पर, तो उच्च स्तरीय पर जो ये इससे व्यापक पठन से संबंधित हो तो वो व्यापक पठन करने में सफल नहीं होता है। इसलिए व्यापक पठन करने के लिए हमें प्राथमिक स्तर पर ही छात्रों में ये विकास करनी चाहिए। फिर व्यापक पठन की अवधारणा को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। कई ऐसे बिंदु हैं जिसके माध्यम से हम व्यापक पठन को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे कि पता चल सकता है कि व्यापक पठन की क्या क्या ऐसे बिंदु है जिस पर हम छात्रों के सर्वांगीण विकास कर सकते हैं और छात्रों में पठन करने की क्षमता को जो है विकसित कर सकते हैं। ये चीज़ें निम्नलिखित बिंदुओं पर उसको हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो हम निम्नलिखित बिंदुओं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम जो है निम्नलिखित बिंदुओं पर, पहले बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। पहली बिंदु जो बनाया गया है व्यापक पठन करने के लिए, तो वो पहला बिंदु हमारा क्या है, भावात्मक एवं कलात्मक पक्ष। तो हम देखेंगे कि ये दोनों की दृष्टि से व्यापक पठन में क्या चीज़ें मतलब किन जो है पक्ष पर वो व्यापक पठन सही ढंग से छात्र कर सकते हैं। तो इसमें जो है व्यापक पठन में भावात्मक एवं कलात्मक पक्ष का समूहन देखा जाता है। ये दोनों चीज़ें जो है उच्च स्तरीय पर देखने को छात्रों में मिलता है, क्योंकि इसमें छात्र एक और जो है वाक्य विन्यास करता है, एक और क्या करता है, वाक्य विन्यास एवं दूसरी ओर शब्द निर्माण की प्रक्रिया को जो है पर ध्यान देता है। जैसे वाक्य विन्यास हो गया और शब्द निर्माण
ये दोनों ओर जो है दोनों पक्ष को पर ध्यान देता है। वाक्य विन्यास का मतलब होता है एक एक वाक्यों का अलग अलग करके उसका अर्थ निकालना और शब्द निर्माण करना। इन दोनों पर जो है छात्र विशेष ध्यान जो है देते हैं कि वाक्य विन्यास को अलग करना और शब्दों का उसके साथ जोड़ जोड़कर निर्माण करना, इस पर विशेष ध्यान जो है छात्र देते हैं। फिर दूसरी ओर पाठ्यवस्तु के भावों को सार्थकता के साथ, मतलब जो भाव पाठ्यवस्तु पढ़ते समय जो भाव छात्र के अंदर उत्पन्न होती हैं उसको जो है सार्थक रूप से पॉजिटिव मतलब सार्थक रूप से के साथ ग्रहण करता है। मतलब जो वाक्य विन्यास हो गया और शब्द निर्माण हो गया, इस पर ध्यान देते समय वो क्या करते हैं कि पाठ्यवस्तु के भाव को सार्थक रूप से जो है प्रयोग करते हैं और इस प्रकार से जो है पठन का जो एक दूसरे का संबंध है, एक दूसरे का जो है सहारा, मतलब मान लीजिए कि अगर हम भाव के साथ साथ कला को नहीं लेते हैं तो हमारा व्यापक पठन जो है सार्थक नहीं हो सकता, निरर्थक होता है। अगर हम इन दोनों पक्षों को फॉलो करते हैं, उसको जो है वाक्य विन्यास शब्द निर्माण इस पर विशेष ध्यान देते हैं, ध्यान देकर तो क्या करते हैं पाठ्यवस्तु के भाव को जो है सार्थक रूप से प्रयोग करते हैं या ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से जो है समन्वयवादी दृष्टिकोण पर ये आधारित है। इस प्रकार से व्यापक पठन समन्वयवादी जो है भाव में या समन्वयवादी अवधारणा पर आधारित है। तो ये भावात्मक एवं कलात्मक पक्ष था। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा कौन सा भाव है? दूसरा हमारा है शब्दों का प्रयोग करना। दूसरा हमारा क्या है? शब्दों का प्रयोग करना। ये भी एक व्यापक पठन के अवधारणा में या व्यापक पठन के बिंदुओं के माध्यम से ये दूसरा बिंदु है, शब्दों का प्रयोग करना। तो इसमें क्या है कि व्यापक पठन में छात्र द्वारा शब्दों के प्रयोग पर भी ध्यान दिया जाता है। इसमें पाठनकर्ता यह देखता है कि पाठ्यवस्तु में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वह आवश्यकता के अनुरूप है या नहीं। जैसे अनेक अवसरों पर पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में कर दिया जाता है, जबकि दोनों शब्दों का अर्थ अलग है, तो उनका प्रयोग भी पाठ्यवस्तु की मांग एवं आवश्यकताओं के अनुरूप ही होना चाहिए। जैसे कहा जा सकता है कि जब शब्दों का प्रयोग छात्र करते हैं तो उन्हें ये चीज़ें होनी चाहिए छात्रों में कि जो जिन पाठ्यवस्तु के शब्दों का वह प्रयोग कर रहे हैं उन शब्दों का जो अर्थ है उस अर्थों के मायने जो निकल कर आ रहा है या पठनकर्ता जो व्यापक रूप से पठन कर रहा होता है तो शब्द का जब प्रयोग करता है तो शब्दों के प्रयोग का जो अर्थ निकल कर आता है उसके अनुरूप यह देखा जाता है कि जो पर्यवेक्षण निरीक्षण किया जा रहा है क्या वह जीवन के लिए उपयोगी है या नहीं है, इस चीज़ पर वो शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा दूसरा जो है प्रयोग था। अब हम तीसरा प्रयोग बिंदु देखेंगे कि जो है व्यापक पठन करने के लिए हमारे तीसरे बिंदु का क्या नाम दिया गया, कैसे प्रयोग किया गया है। तो हमारा तीसरा बिंदु क्या है? भाषा शैली पर ध्यान। तीसरा हमारा क्या है? भाषा शैली पर ध्यान। भाषा शैली पर ध्यान। तो इस प्रकार से हम भाषा शैली का प्रयोग करते हैं। जैसे व्यापक पठन छात्र या पठनकर्ता जो होगा वह जब पाठ पढ़ता होगा या पाठ का जब अध्ययन कर रहा होगा तो उससे क्या करते हैं कि व्यापक पठन में वह भाषा शैली का प्रयोग देखते हैं कि भाषा शैली का ध्यान देना, मतलब जो हम भाषा प्रयोग कर रहे हैं या जो पाठ्य वस्तु में भाषा का
प्रयोग किया गया है उस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि इसमें कितना ये भाषा सार्थक रूप से है या कितना निरर्थक रूप से है। तभी हमें पता चल पाएगा कि व्यापक पठन में भावात्मक और कलात्मक पक्ष का हम सही ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। तो व्यापक पठन के अंतर्गत पाठक पाठ्यवस्तु की भाषा शैली पर विशेष पूर्ण ध्यान देता है। पूरा उसका ध्यान किस पर होता है? भाषा शैली पर होता है। अनेक अवसरों पर अनुचित भाषा शैली का प्रयोग, अनेक अवसरों पे अनुचित भाषा शैली का प्रयोग पाठ्यवस्तु के भाव को ही परिवर्तित कर देता है। जैसे मान लीजिए जो अनुचित भाषा है, जो अनुचित भाषा, वो भाषा शैली को क्या करता है? वो निरर्थक बना देता है, क्योंकि वह उसके अनुरूप नहीं होता है। भाषा शैली के अनुरूप उसका अर्थ निकल कर जब नहीं आएगा सामने तो वह अनुचित भाषा होगा और उचित भाषा नहीं हो सकता। जब अर्थहीन भाषा है तो भाषा का प्रयोग किया जा रहा है तो उस पर जो है उसका कोई अर्थ नहीं आ रहा है सामने, तो इसे हम अनुचित भाषा का जो है नाम देते हैं। अनेक अवसरों पर उसे क्या करते हैं कि अर्थों को परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। कि अब जैसे ध्यान देने वाली बात है, तो ध्यान देने की बात यह है कि जो हम भाषा प्रयोग कर रहे हैं, सामने वाला उसको सुनकर उसके सार्थक रूप से जो है अपने जीवन में प्रयोग करेगा या नहीं करेगा, उसका अर्थ सही निकल कर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उस पर विशेष ध्यान पाठ्यवस्तु पर जो है छात्रों को या पठनकर्ता को देना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम किसी यात्रा या वृत्तांत का वर्णन कर रहे होते हैं तो उसमें वर्णनात्मक शैली का प्रयोग करना चाहिए। वर्णनात्मक शैली का मतलब ये है कि जैसे कोई चीज़ बनाई गई हो, वर्णन किया गया हो, कोई काल्पनिक रूप से वर्णन किया गया है, उसके बारे में हमें उस भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए। जैसे वह कल्पना करते हैं लोग किसी कहानी नाटक को लिखने में, तो वो उस वर्णनात्मक रूप से हमें इन सब शैलियों का प्रयोग करना चाहिए। यदि समीक्षात्मक शैली का प्रयोग होता है, यदि समीक्षात्मक शैली का प्रयोग उसमें जो है किया जाता है तो वह अनुचित माना जाता है। समीक्षात्मक का मतलब एक शब्दों का समीक्षा करते हैं, तो उसका प्रयोग जब होगा तो वह अनुचित माना जाएगा। लेकिन अगर वहीं वर्णनात्मक ढंग से वर्णन किए हुए शब्दों का प्रयोग करें या काल्पनिक कहानियों के बारे में उस भाषा शैली का हम जब प्रयोग करते हैं तो वहीं उचित भाषा शैली का प्रयोग हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो है हमारा तीसरा बिंदु क्या है? भाषा शैली पर आधारित है या भाषा शैली पर जो है निर्भर करती है। अब हम चौथा देखेंगे। चौथा हमारा क्या है? वाक्यों के रूप में वाक्यों के स्वरूप का ध्यान। तो व्यापक पठन में वाक्यों के स्वरूप का व्यापक स्वरूप का भी विशेष ध्यान दिया गया है। तो हम लिख लेते हैं इसको समझाने के लिए आपको। हाँ, तो इस प्रकार जो है हम वाक्यों के स्वरूप पर ध्यान देंगे कि वाक्यों का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो व्यापक रूप से वाक्य के स्वरूप पर भी व्यापक ढंग से ध्यान दिया जाता है। इसमें यह ध्यान दिया जाता है कि क्योंकि वाक्यों का संश्लेषण एवं विश्लेषण ही पाठ्यवस्तु उपयोगी बनता है। जब इसमें संश्लेषण और विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है तभी इसका जो है पाठ्यवस्तु का उपयोगी माना जाता है। पाठ्यवस्तु के माध्यम से जो है इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से यह जो है जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। जब हम एक वाक्यों का संश्लेषण करेंगे, उसका फिर विश्लेषण करेंगे, जो उसका अर्थ निकल कर आएगा, तभी हम व्यापक रूप से किसी भी पाठ्यवस्तु के भावों को ग्रहण कर सकते हैं। अगर उसके स्वरूप को नहीं समझेंगे कि इस वाक्य का स्वरूप कैसा है या रंग कैसा है, इसका अर्थ क्या है, या अर्थहीन है कि अर्थ है, इसका कुछ मतलब निकल कर आएगा जीवन में, तभी हम ये संश्लेषण विश्लेषण के माध्यम से इसको भावों को जो है ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार यदि पाठ्यवस्तु में प्रभावी एवं सार्थक वाक्यों का प्रयोग नहीं हुआ है तो पाठ्यवस्तु के पठन में छात्रों की रुचि विकसित नहीं होती है। अगर वाक्यों के स्वरूप के पर जब ध्यान दिया जाएगा, अगर वह संश्लेषण एवं विश्लेषण के माध्यम से उस पाठ्यवस्तु को उपयोगी नहीं बनाया जाएगा तो छात्र इसमें क्या करता है? छात्र यह करता है कि यह विशेष रूप से इस पर जो है
अपना ध्यान नहीं केंद्रित करेगा, इसमें रुचि नहीं लेगा, पढ़ने में वह जो है उसका कोई अर्थ नहीं निकल कर आ रहा है तो वह पढ़ने में बिल्कुल रुचि नहीं लेगा या गहन पठन करने में विशेष रूप से उसे परेशानी होगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि उसके भावों में या उस प्रकार से वह किस जो है वाक्यों को एक एक खंड में करके उसका अर्थ निकालेगा, तभी वह पढ़ने में रुचि ले सकता है। इस प्रकार से अब हम पांचवा देखेंगे। पांचवा हमारा क्या है? मुहावरों एवं लोकोक्तियों पर ध्यान देना। मुहावरों पांचवा है हमारा, मुहावरों एवं मुहावरों का भी प्रयोग किया जाता है मतलब कि इसमें यह देखा जाता है कि जो मुहावरा मतलब कोई कहानी हो गया तो नाटक हो गया या मान लो कुछ ऐसे अर्थ वाक्य होते हैं जिनके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो उस प्रकार से उसका भी प्रयोग किया जाता है। जैसे व्यापक पठन में मुहावरों एवं लोकोक्तियों के सार्थक प्रयोग पर ध्यान दिया जाता है। अनेक अवसरों पर लेखक जिस संदर्भ में मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग करता है उसमें उनकी आवश्यकता एवं सार्थकता नहीं होती। परिणाम स्वरूप भाषा प्रभावहीन हो जाती है। इसलिए मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग जो है मात्र इस उद्देश्य से करना चाहिए कि उनका प्रयोग करना है, वरना आवश्यकता के अनुसार सार्थक रूप से या सार्थक रूप में करना चाहिए। व्यापक पठन में इन सभी बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे कि अब कोई मुहावरा है, उसका अर्थ बार बार परीक्षण करने पर सही ढंग से नहीं निकल कर आता है या सार्थक रूप से जब निकल कर आता है तो वह स्पष्ट हो जाता है कि यह पाठ्य वस्तु के माध्यम से ही जो बनाए गए हैं लोकोक्तियाँ या मुहावरे वह सही है नहीं। तो अगर वह नहीं सही है तो उसमें किसी भी प्रकार की जो है प्रयोग है वो मातृभाषा शैली पर निर्धारित नहीं होगा या उस पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए जब भी इस पर जो है विशेष ध्यान दिया जाता है जिससे कि व्यापक पठन में किसी भी प्रकार से छात्रों को दिक्कत न हो और वह जब भी किसी चीज़ का प्रयोग करें या किसी कहानी नाटक के माध्यम से इसको प्रयोग करें तो इससे यह पता चल जाए कि जो अर्थ है या भाषा शैली है उसमें मुहावरे का जो अर्थ है वह सही ढंग से हम प्रयोग कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ भी पर ध्यान दिया जाता है। अब हम देखेंगे विराम चिन्हों के प्रयोग पर ध्यान। विराम चिन्हों के प्रयोग पर ध्यान हमारा छठवां है। प्रयोग करके इस पर भी विशेष ध्यान ये शिक्षक को देना चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार जो है हम विराम चिन्हों के प्रयोग पर ध्यान देने की बात कर रहे हैं कि जब व्यापक पठन जो है उच्च स्तरीय पर छात्र गहन मतलब पढ़ते हैं उसको ध्यान देते हैं तो उसमें ये भी देखा जाता है कि विराम चिन्हों का प्रयोग पर ध्यान दिया जाता है कि कहाँ कहाँ पर पढ़ते समय या पाठ्यवस्तु का व्यापक रूप से अध्ययन करते समय हमें कहाँ गति करना है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर हमें जो है क्वेश्चन मार्क लगाना है। इस चीज़ का भी प्रयोग जो है इस चीज़ का भी ध्यान इस पर व्यापक पठन में उच्च स्तरीय पर दिया जाता है। जैसे कि देख लेते हैं कि व्यापक पठन में विराम चिन्हों के व्यापक प्रयोग पर ध्यान दिया जाता है क्योंकि विराम चिन्हों का प्रयोग सार्थक रूप से न किया जाए तो यह वाक्य के अर्थ को परिवर्तित कर देता है। इसीलिए व्यापक पठन में एक और व्यापक पाठ्यवस्तु का पठन विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए करता है और वहीं दूसरी ओर पाठ्यवस्तु में प्रयुक्त विराम चिन्हों के सही प्रयोग एवं सार्थकता पर विचार करते हुए उन्हें सुधारता है। देखो मेन चीज़ क्या है कि जब छात्र कोई पाठ्यवस्तु करता है तो पाठ्यवस्तु में यह देखता है कि छात्र जब व्यापक रूप से अध्ययन करता है तो उसमें यह देखता है कि अगर वह विराम चिन्हों का या अर्ध विराम चिन्हों का ये ध्यान न दे, प्रयोग न करे तो उसका सही अर्थ
निकल कर नहीं आता है वह वाक्यों को परिवर्तित कर देता है। अगर वही विराम चिन्हों या अर्ध विराम या क्वेश्चन मार्क पर ध्यान देता है छात्र उच्च स्तरीय पर, तो उसे यह चीज़ें समझ में आता है कि उसके वाक्य को वह परिवर्तित नहीं कर सकता और जो अर्थ निकल कर आना चाहिए वो अर्थ जो है विराम चिन्हों के माध्यम से वाक्यों को प्रयोग करने से निकल कर सामने आता है, जिससे कि छात्र को पठन करते समय या व्यापक पठन करते समय उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है या वो ये जो अर्थ होते हैं वो भी बड़े सरलता ढंग से सार्थक रूप से उसे समझ सकते हैं। इस प्रकार से वह इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब देखते हैं सातवां हमारा कौन सा बिंदु है। सातवां है मानक भाषा के प्रयोग पर ध्यान। मानक भाषा के प्रयोग पर ध्यान। तो व्यापक पठन मानक भाषा के प्रयोग एवं विकास की ओर भी छात्रों का ध्यान आकर्षित करता है। व्यापक पठन के अंतर्गत छात्र यह देखता है कि प्रस्तुत पाठ्यवस्तु की भाषा मानक रूप में है या नहीं। यदि पाठ्यवस्तु की भाषा मानक रूप में नहीं है तो छात्र उस पर अपने सुधारात्मक समीक्षात्मक विचार प्रस्तुत कर सकता है। यह छात्रों के लिए कहा जा रहा है कि जब छात्र किसी पाठ्यवस्तु को व्यापक रूप से पढ़ना प्रारंभ करता है, अध्ययन करना प्रारंभ करता है, तो उसमें जो भी त्रुटियां होती हैं यह छात्र को उच्च स्तरीय पर गहन पठन करते समय व्यापक रूप से उन भाषा मानक का जो भाषा प्रयोग किया गया उसका मानक सही ढंग से उस कहानी में हुआ है कि नहीं हुआ है या पाठ्यवस्तु में सही ढंग से मानक भाषा का प्रयोग किया गया है कि नहीं किया गया है, वह इस पर विशेष ध्यान दे। अगर नहीं किया गया है तो उस मानक भाषा को लिखे और वह सुधारात्मक भी कर सकता, अपने विचार के द्वारा उसे सुधार भी सकता है और उस भाषा का जो है समीक्षा भी कर सकता है। अगर ऐसा करता है छात्र तभी वह व्यापक पठन में पूर्ण रूप से पूरे ढंग से सफल हो सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भावात्मक मतलब इस प्रकार से व्यापक पठन की अवधारणा को निम्नलिखित बिंदुओं में जो स्पष्ट किया गया है वो यही बिंदु है। इन्हीं बिंदुओं पर ध्यान देकर व्यापक पठन को सरल से सरल ढंग से जो है अध्ययन करने में जो है मदद करता है और उस पर किसी भी प्रकार की जो समस्या होती है इन्हीं बिंदुओं के माध्यम से प्रयोग कर जो है उसकी समीक्षा और अपने विचार के माध्यम से उन शब्दों को जो है हम सुधार सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम इन बिंदुओं का व्यापक अवधारणा में प्रयोग करते हैं। पहला क्या है, भावात्मक एवं कलात्मक है। दूसरा हमारा शब्दों का प्रयोग करना है। तीसरा हमारा भाषा पर ध्यान देना और जो है चौथा हमारा वाक्यों के स्वरूप पर ध्यान देना। पांचवा हमारा मुहावरों एवं लोकोक्तियों का ध्यान देना और विराम चिन्ह। छठवां है हमारा विराम चिन्हों के प्रयोग पर ध्यान देना और सातवां है मानक भाषा के प्रयोग पर ध्यान देना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं यही जो है बिंदु है जिससे कि हम व्यापक पठन को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं उच्च स्तरीय के छात्रों में, या इसका विकास हम उच्च स्तरीय छात्रों में कर सकते हैं। यह शिक्षक का कर्तव्य है कि उन्हें इस ओर जो है अग्रसित करें कि वह व्यापक पठन को सरल ढंग से और अच्छे ढंग से परिपूर्ण ढंग से उसे करने में सक्षम हो सकें। हाँ, तो जिस प्रकार अभी हमने आपको जो है व्यापक पठन की अवधारणाओं के बिंदुओं के बारे में बात किया है, उसी प्रकार अब हम व्यापक पठन का महत्व एवं उपयोगिता देखेंगे कि उच्च स्तरीय छात्रों के लिए जो है व्यापक पठन का क्या महत्व है जीवन में और इसकी उपयोगिता किन किन स्थानों पर किन किन जगहों पर वह अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इनके महत्व एवं उपयोगिताओं के बारे में आपको बताएंगे। तो इस प्रकार से व्यापक पठन जो है छात्रों में विभिन्न प्रकार के भाषाई कौशलों एवं दक्षताओं के विकास हेतु उपयोग किया जाता है। इसलिए व्यापक पठन का छात्रों के भाषाई विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। व्यापक पठन के उपयोग एवं महत्व को निम्नलिखित रूप से
स्पष्ट किया गया है कि इसमें स्पष्ट यह किया गया है कि इसके निर्माण, इसके सार्थक मतलब इसके निम्नलिखित जो वाक्य हैं या इसके जो महत्वपूर्ण स्थान हैं, किन किन स्थानों पर इसको प्रयोग करके छात्रों में उनके जीवन शैली को अच्छा बना सकते हैं या भावी जीवन को भी व्यापक पठन करने में या कहानी लिखने में, नाटक लिखने में या किसी कलात्मक ढंग से किसी पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करने में, यह इनकी पठन, व्यापक पठन की उपयोगिता और महत्व को निम्नलिखित रूप से दर्शाया गया है। तो हम सबसे पहला देखेंगे कौन सा है। जैसे पहला हमारा क्या है कि व्यापक पठन का उपयोग छात्रों को सार्थक वाक्यों के निर्माण की प्रक्रिया एवं वाक्य निर्माण संबंधी नियमों के बारे में ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है। यह तो पहला है। कहने का तात्पर्य यह है इनके कि जो व्यापक पठन है उसका उपयोग छात्रों को सार्थक वाक्यों के निर्माण की प्रक्रिया को बताए। जैसे कि जब छात्र कोई कहानी या नाटक या कोई कलात्मक ढंग से किसी पाठ्यवस्तु को पढ़ना प्रारंभ करता है तो उसमें यह देखता है कि वाक्यों की सार्थकता पर विशेष ध्यान इसका होता है, जिससे कि वह जीवन में जो आगे अगर इसका उपयोग कर रहा है कि मुझे पाठ्यवस्तु का निर्माण करना है तो वह सार्थक रूप से वाक्यों के अर्थ को जानता रहेगा, तभी वह किसी भी पाठ्यवस्तु का सही ढंग से निर्माण कर पाएगा। दूसरा हमारा है, दूसरा क्या है कि व्यापक पठन के माध्यम से छात्रों में समीक्षात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जा सकता है, जिससे छात्र किसी भी गद्यांश एवं पद्यांश के संदर्भ में अपने सार्थक विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि व्यापक पठन के माध्यम से छात्र क्या करता है कि किसी भी समीक्षात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जा सकता है। जैसे किसी भी पाठ्यवस्तु को अगर वह पढ़ना प्रारंभ करता है तो उसकी समीक्षा वह प्रत्यक्ष ढंग से अगर जब करता है, प्रत्यक्ष ढंग से करता है उसका उपयोग, तो उसका जो मतलब अर्थ होता है या उसके दृष्टिकोण से वह विकसित करता है, जिससे कि छात्रों में किसी भी गद्यांश या पद्यांश के संदर्भ में जब वह कुछ कहने जाए या लिखना जाए या तो उसका सार्थक विचार वह गद्यांश और पद्यांश के बारे में क्या करे, प्रस्तुत कर सकता है। तो इस प्रकार से जो है छात्रों में यह रुचि देखने को मिलता है। देखिए जब कोई जो है पाठ्यवस्तु में छात्रों की रुचि होगी या उसके वाक्य, भाषा शैली, ये सारी चीज़ें उसके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान जब रखेगा तभी वह किसी भी पाठ्यवस्तु का या गद्यांश पद्यांश में रुचि रखकर किसी कविता या कहानी का निर्माण करने में सक्षम हो सकता है। तो इस प्रकार से यह दूसरा था। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है कि व्यापक पठन के माध्यम से छात्रों में विश्लेषण एवं संश्लेषण की योग्यता का विकास संभव हो जाता है, जिससे छात्र भाषाई क्षेत्र में पठन कौशल की योग्यता से संपन्न हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि जब वह कोई भी छात्र जब व्यापक रूप से पठन करना प्रारंभ करता है तो उसमें यह चीज़ें देखने को हो जाता है कि वह जब किसी पाठ्यवस्तु का विश्लेषण और संश्लेषण करता है तो वह जीवन के लिए बड़ी उपयोगी हो जाता है और वह सार्थक रूप से उसके भाषा शैली या भाषा का भी विकास उसके साथ साथ होने लगता है। तो इस प्रकार से व्यापक पठन करने में उसे किसी भी प्रकार की दिक्कत तब नहीं होती है। वह उच्च स्तरीय पर, जैसे मान लीजिए जो है जिसका भाषा शैली अच्छा है या शब्दकोश भंडार व्यापक रूप से हुआ है तो वह नेता के रूप में किसी मंच पर जाकर भाषण देने लगता है, उसे सार्थक शब्दों का वहाँ पर प्रयोग करता है, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है, जिससे जनता क्या होती है, उससे प्रभावित होने लगती है और कहते हैं कि जो यह बोल रहा है वाकई में वो समाज में हो रहा है, उसको इस प्रकार से लोग उसे जो है पसंद करने लगते हैं, उसके अंदर रुचि ले लेते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि विश्व स्तरीय पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सब विश्व का प्रिय नेता माने जाते हैं, क्योंकि उनका जो भाषा कौशल है या व्यापक रूप से जो भी उन्होंने विस्तृत रूप से भाषा का प्रयोग करते हैं वह बहुत रुचि और बहुत ही प्रिय होता है, जिससे कि लोग उनसे प्रभावित होने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो है यह हमारा तीसरा उपयोगिता उनके जीवन में है इस चीज़ का। व्यापक रूप से इसकी उपयोगिता अगर हम करेंगे तभी हम किसी भी लक्ष्य या किसी भी
टारगेट को हम हासिल कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, हम व्यापक रूप से पठन करने में सक्षम नहीं है, तो वह कहीं भी किसी भी क्षेत्र में वह विकास नहीं कर सकता है या विकसित नहीं हो सकता है। तो हम इस प्रकार से चौथा महत्व देखेंगे कि चौथा हमारा कौन सा महत्व है। चौथा हमारा है कि व्यापक पठन के माध्यम से छात्र मानक भाषा के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे वे अपनी लिखित एवं मौखिक अभिव्यक्ति में मानक भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा पठन के माध्यम से छात्र क्या करता है, भाषा के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जिससे कि वह लिखित एवं मौखिक अभिव्यक्ति मानक के रूप में उसका क्या प्रयोग करने लगता है। जब किसी छात्र व्यापक रूप से उच्च स्तरीय पर जो है पठन करता है, तो उसमें वह मानक भाषा का प्रयोग करता है। जब तो प्रयोग करने के बाद वह लिखित और मौखिक रूप में से क्या करता है, प्रयोग करता है। और जब प्रयोग करना प्रारंभ करने लगता है, तो वह धीरे धीरे उसका क्या हो जाता है कि व्यापक रूप से वह विकास भाषा के माध्यम से करने लगता है। अब हम पांचवा महत्व देखेंगे कि पांचवा महत्व छात्रों में क्या होनी चाहिए। जैसे पांचवा हमारा क्या है कि व्यापक पठन के माध्यम से छात्रों को व्याकरण का पूर्ण ज्ञान होता है, जिससे वे व्याकरण संबंधी त्रुटियों को पहचानने लगते हैं तथा अपने भाषाई प्रस्तुतिकरण में इन त्रुटियों से दूर रहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जब छात्र व्यापक पठन करने लगता है, तो उसमें व्याकरण का ज्ञान पूर्ण रूप से हो जाता है, और जिससे कि व्याकरण संबंधी जो त्रुटि होती है उसको भी पहचानना वह क्या करते हैं, व्यापक रूप से त्रुटियों को पहचानने लगते हैं कि व्याकरण की दृष्टि से भाषा में कहाँ गलतियाँ हैं, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे अर्धविराम करना है। तो ये सारी गलतियाँ क्या करते हैं कि व्याकरण की दृष्टिकोण से उसे पकड़ना शुरू कर देते हैं, पहचानने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारा पांचवा महत्व था। हम छठवां महत्व देखेंगे कि व्यापक पठन के माध्यम से छात्रों को भाषा विज्ञान संबंधी तथ्यों का ज्ञान हो जाता है, और जिससे छात्र किसी गद्यांश पद्यांश पर अपने सुधारात्मक विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब छात्र व्यापक पठन के माध्यम से जब अपने जीवन में किसी गद्यांश और पद्यांश के भावों को जब वह ग्रहण करता है व्यापक रूप से, तो उनमें जो भी त्रुटियां होती हैं या जो भी सुधार करने की बात होती है, वह छात्र क्या करता है कि अपने विचारों के माध्यम से सुधारात्मक की बात करता है। वह उसमें जो भी त्रुटियां हो उसे सुधार करने की मांग को रखता है। तो इस प्रकार से व्यापक पठन के महत्व एवं उपयोगिता छात्रों के जीवन में विशेष रूप से है, क्योंकि वह जब तक उच्च स्तरीय पर गहन पठन नहीं कर पाएंगे या व्यापक पठन नहीं करेंगे, वह अपने जीवन में किसी भी प्रकार से वह सफल नहीं हो सकते। नहीं तो एक अच्छा वक्ता बन सकते हैं, ना तो एक अच्छा नेता बन सकते हैं, या तो समाज में रहने वाले अन्य प्राणियों को प्रभावित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हमें भाषा कौशलों को सीखना है, भाषा का प्रयोग करना है, लोगों को प्रभावित करना है, तो हमें व्यापक ढंग से जो है व्यापक रूप से हमें पाठ्यवस्तु का अध्ययन करना पड़ेगा, तभी हम किसी भी प्रकार से सफल हो पाएंगे या जो है पठन में हम पठन कौशल को उपयोगी अपने जीवन में बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमने अभी महत्व और उपयोगिता के बारे में हमने आपको समझाया। अब हम आपको जा रहे हैं कुशल पाठक के रूप में पठन रुचि का विकास। हम यह देखेंगे कि जो कुशल पाठक होगा, मतलब जो पठन करता होगा, वह जिस प्रकार से पठन करते समय अपनी कुशलता को हासिल करता है, उसमें जो रुचि उनकी होती है पठन में, उसके विकास के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक कुशल पाठक कैसे रुचि लेता है और रुचि का विकास कैसे उसके पठन में जो है प्रारंभ होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक छात्र है, आप ले लीजिए, वह व्यापक रूप से उच्च स्तरीय की मैं बात कर रहे हैं, जब छात्र बिल्कुल जो है मैच्योर हो जाता है और हर चीज़ों को समझने लगता है, अपने जीवन में उसका प्रयोग करने लगता है, तो उस प्रकार से जब वह पठन करने चलता है, उसकी जो रुचि की बात हो रही है, एक कुशल पाठक के रूप में वह जो है उसका विकास करता है, पठन का विकास करता है। तो हम आपको उसी के बारे में
बताने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि पठन रुचि का विकास एक कुशल पाठक के रूप में करना भी एक कला है। ये क्या है? कला है। अगर हमारे अंदर पाठक एक कुशल पाठक के रूप में अगर हम किसी के अंदर पढ़ने की क्षमता की रुचि को विकसित नहीं कर पाते हैं तो वह हमारी कला नहीं है, या हम विस्तृत रूप से कलात्मक ढंग से, भावात्मक ढंग से व्यापक पठन नहीं किए हैं। अगर वही रुचि उन्हें विकसित करने में हम सक्षम हैं या शिक्षक सक्षम है कुशल बनाने में, तो वह क्या है? उसकी एक कला है। क्या है? कला है। तभी तो वह रुचि ले रहा है पढ़ने में। उसके बाद जो है सामान्यतः विद्यालयों में देखा जाता है कि जब कक्षा में अध्यापक किसी पाठ्य पुस्तक के गद्यांश या पद्यांश को छात्र से पढ़ने के लिए कहता है तो कुछ छात्र पठन के लिए उत्साहित प्रतीत होते हैं तथा इस बात के लिए तत्पर रहते हैं कि शिक्षक उनसे पठन के लिए आदेश करे। इसके विपरीत कुछ छात्र अपना चेहरा छिपाते हैं कि शिक्षक उनसे पठन के लिए आदेश न करें। दोनों प्रकार के छात्रों द्वारा यह सिद्ध किया जाता है कि जो छात्र पठन में रुचि रखते हैं तथा पठन के लिए तत्पर होते हैं उनमें पठन की रुचि का विकास हो चुका है, तथा जो छात्र शिक्षक से अपना चेहरा छिपाते हैं उनमें पठन रुचि का विकास नहीं हुआ है। सामान्य रूप से पठन रुचि के विकास के लिए शिक्षक को निम्नलिखित उपाय करने चाहिए जिससे बालक का कुशल पाठक के रूप में विकास संभव हो सके। कहने का तात्पर्य है कि जैसे कोई शिक्षक है तो शिक्षक क्या करता है कि कक्षा में हमने कहा ना कि प्रारंभिक स्तर या प्राथमिक स्तर पर छात्रों में यह धीरे धीरे जो है विकास कराना चाहिए। जब धीरे धीरे प्राथमिक स्तर से ही पढ़ना बच्चों को प्रारंभ कराया जाएगा तभी वह जो है पाठक या पाठ्यवस्तु में रुचि ले सकेगा। अगर उसे जब बड़ा हो जाएगा, अगर उसे किसी चीज़ को पढ़ने के लिए कहिए तो उसमें कोई रुचि नहीं होता है। रुचि यहाँ हमें प्राथमिक स्तर पर बालकों में बनाना चाहिए। यह शिक्षक का कर्तव्य होता है कि प्राथमिक स्तर पर बालकों को कक्षा में किसी भी कहानी या नाटक को या कविता को खड़े होकर उसे कहना चाहिए कि चलो तुमको भी पढ़ना है। तभी वह बच्चे के अंदर की जो झिझक होती है, डर होता है, वह धीरे धीरे दूर होने लगता है और वो क्या करता है कि पाठ्यवस्तु में अपना जो है रुचि लेने लगता है और जो है रुचि का विकास उसके अंदर होने लगता है। लेकिन कक्षा में क्या होता है, कभी कभी कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं कक्षा में, तो उसमें जब शिक्षक प्रवेश करता है तो उसमें क्या करता है कि छात्र जानता है छात्र की शिक्षक क्या करेगा कि हमसे खड़ा होकर पढ़वाएगा। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्या करते हैं कि वह शिक्षक से अपना चेहरा छुपाने लगते हैं। कुछ बच्चे ऐसे जो पढ़ने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं कि नहीं, हमको अगर गुरुजी एक बार भी कहेंगे या टीचर एक बार भी कहेंगे तो मैं खड़े होकर जो है पाठ्यवस्तु को पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। देखो जो पढ़ने के लिए तत्पर है, जो पढ़ने के लिए तत्पर है तो वो क्या है कि उसके अंदर रुचि का विकास हो चुका है। अगर जो छिपाते हैं चेहरा या शिक्षकों से दूर भागते हैं या पढ़ने में बिल्कुल रुचि लेते हैं, सफल नहीं है, तो बच्चे क्या है कि उनके अंदर पढ़ने की रुचि का विकास नहीं हो पाया है। तो यह एक शिक्षक का कर्तव्य होना चाहिए कि छात्रों में प्राथमिक स्तर पर ही धीरे धीरे शिक्षकों को छात्रों में यह रुचि विकसित करना चाहिए। और ये उसके साथ साथ शिक्षक का यह कर्तव्य है कि अगर छात्र रुचि नहीं ले रहा है तो हम किसके माध्यम से छात्रों में यह रुचि जो है विकसित करेंगे, जिससे कि छात्र का जो पठन कौशल है या एक कुशल पाठक के रूप में हम उसे विकसित कर सकें और उसके बारे में उसको जो है हम समझा सकें और बता सकें कि आप एक कुशल पाठक के रूप में उसे हम तैयार कर सकें। यह शिक्षक का कर्तव्य होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसके लिए निम्न प्रकार की जो है छात्रों के बारे में कौन कौन सी उपयोगिता को प्रयोग करें जिससे कि छात्र एक कुशल पाठक के रूप में तैयार हो सके। तो ऐसे कई सारी चीज़ें जैसे रुचिपूर्ण सामग्रियों का उपयोग करना जीवन में। हम अब आपको जो है अगली वीडियो में इसके बारे में आपको हम जो है समझाएंगे और बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आपका।
तो इस प्रकार से हमने देखा कि आपको अब जो इसके कई सामग्री हैं कि छात्रों में किस प्रकार से हम इसको उपयोग कर सकते हैं या किस प्रकार से छात्रों में रुचि व्यापक पठन करने के लिए क्या क्या सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम कल आपको जो है सामग्रियों के बारे में आपको बताएंगे। जैसे हम मान लीजिए रुचिपूर्ण सामग्री प्रदान करना छात्रों को इस तरह अनुकूल, मतलब छात्रों के उनके स्तर के अनुकूल जो है हम पाठ्यवस्तु का प्रयोग करें। मतलब बहुत सारी ऐसी सामग्रियां हैं जिनके माध्यम से छात्रों में ये सारी चीज़ों को हम पूरे ढंग से विकसित कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।